बायोलॉजी का अगला चैप्टर है जनन। ये होता क्या है, तो ये संतति का सृजन किया जाता है जिसमें कि मतलब कि एकदम उसी के जैसे आदमी का उत्पत्ति नहीं होता है, मतलब कि उसका ब्लूप्रिंट की तरह होता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वो है डीएनए के कारण ये सब होता है, जिसे का कि फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला है कि एकल जीव में प्रजनन विधि कौन सी होती है, तो वो होती है अलैंगिक जनन, जिसमें कि एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इसका जो विधि है वो पहला है विखंडन, जिसमें और दूसरा खंडन, तीसरा पुनरुद्भवन, चौथा मुकुलन और पांचवा कायिक प्रवर्धन, और एक है उत्तक संवर्धन और बीजाणु समासंग। विखंडन क्या होता है, तो पहला तो विखंडन मतलब कि अलग अलग में होता है, जैसे कि जीवाणु और प्रोटोजोआ में ये कोशिका विभाजन होता है, तो ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। अगला अमीबा में जो कोशिका विभाजन होता है वो किसी भी तरह से हो सकता है, और कालाजार रोगाणु या फिर लिस्मान्या, इन सब में एक कोरस संरचना होती है जिसके कि विखंडन से वहाँ होता है, और ये दो भागों में बढ़ जाता है जिसके द्विखंडन कहा जाता है। अगला मलेरिया, परजीवी, प्लेज्मोडियम, इन सभी में बहुखंडन की क्रिया होती है, और ईस्ट में मुकुलन की क्रिया होती है। अगला है खंडन, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना। उसके बाद है पुनरुद्भवन, या फिर जिसे हम पुनर्जनन भी कहते हैं। ये हाइड्रा और प्लेनेरिया में मूल रूप से होता है। इसमें क्या होता है कि इसके ये कुछ टुकड़े में बढ़ जाते हैं, और इसके जो टुकड़े हैं वो पूर्ण जीव हो जाते हैं, और फिर यही जो क्रिया है वो परिवर्धन कहलाती है। अगला है मुकुलन, जो कि हाइड्रा में होती है मुकुलन, और ये होता है नियमित विभाजन से जो उभार उत्पन्न होते हैं जिसके मुकुल कहा जाता है, और यही मुकुल फिर समय बीतने के साथ नन्हा जीव में विकसित हो जाती है, और फिर अपने जनक से अलग होकर अपना अस्तित्व बना लेती है। अगला है कायिक प्रवर्धन। ये जड़, तना, पत्ती के द्वारा भी होता है, जैसे कि बल्कि जड़ को अगर मिट्टी में रोपते तो उससे भी हो सकता है, तना से भी और पत्तियों से भी हो सकता है, जिससे कि नया पौधा फिर तैयार हो जाता है। और इसमें की जो विधियाँ हैं वो है पर्तन, कलम और रोपण। आगे ब्रायोफिलम की पत्ती, जो कि कलिका अगर इसका मृदा में गिर जाता है ब्रायोफिलम का, तो ये फिर से एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। अगला है उत्तक संवर्धन, जिसमें कि ये उत्तक की सहायता से होता है, और इसका जो शीर्ष वर्धमान भाग होता है वही अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है, और कृत्रिम पोषक माध्यम से, जैसे कि कैलस जिसे कहा जाता है, यानी कृत्रिम पोषक माध्यम जो उत्तक संवर्धन का होता है उसे कैलस कहा जाता है। और इसका कैसे किया जाता है यूज, तो वो सजावटी पौधों को तैयार करने में किया जाता है। अगला है बीजाणु समासंग प्रकार। इसमें क्या होता है कि जो ऊर्ध्व तंतुओं होते हैं वो बीजाणु धानी से वहाँ पे नए जीव विकसित होता है। बीज अंकुरन में किस तरह बदलते हैं, तो बीज तो सबसे पहले भ्रूण के रूप में होते हैं, और उसके बाद नवोद्भिद बीज के रूप में आते हैं, और फिर इनमें अंकुरन हो जाता है। अगला लैंगिक जनन, जिसमें कि दो जन को क्या आवश्यकता होती है। इसमें नर मादा युग्मन से होता है। ये इसमें क्या है कि युग्मकों के मिलने से युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है, और यही गतिशील जो जनन कोशिका है वो नर युग्मक का है, और जो भोजन भंडार संचित कोशिका होती है वो मादा युग्मक के होता है। अगला है कि ये जो एक जननांग होता है वो एक लिंगी कहलाता है, और जिसमें दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, यानी मादा नर ये वाले, तो वो उभय लिंगी कहलाएंगे। एक लिंगी में आता है पपीता या फिर तरबूज, और उभय लिंगी में गुड़हल या फिर सरसों। अगला है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना, तो ये इनमें आवृत बीजी जननांग होते हैं, जिसे कि एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। इसमें होते हैं बाह्य दल, पंखुड़ी दल, और जो नर जननांग होता है वो पुंकेसर, और जो मादा जननांग होता है वो स्त्री केसर। पुंकेसर जो कि जिससे कि परागकण होता है, और परागकण पीले रंग का होता है, ये नर युग्मक है। और जो स्त्री केसर है वो मादा जननांग है, और इसमें इसका एक जो आधार पे एक फूला भाग होता है संरचना, जिसके अंडाशय कहा जाता है, और यहाँ इसमें एक बीजांड उपस्थित होता है, और इससे अंड कोशिका का निर्माण होता है, और फिर नर युग्मक और अंड कोशिका के संलग्न से एक नया पौधा बनता है। और इसके स्त्री केसर में इसका जो मध्य लंबा भाग होता है वो वर्तिका कहलाती है, और जो शीर्ष पे स्थित भाग होता है उसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, जो कि चिपचिपा होता है।
अगला है पुष्पीय पौधों में स्वपरागन के बारे में पढ़ना। तो एक ही पुष्प के परागकण एक ही पुष्प के परागकण जब वर्तिकाग्र स्थानांतरण करते हैं तब वो स्वपरागन कहलाता है। और पर परागन जिसमें कि एक पुष्प के वर्तिकाग्र दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करते हैं तो वो पर परागन कहलाता है। और इसमें स्थानांतरण किसका होता है? तो परागकण का होता है। अगला है मानव जनन के बारे में पढ़ना, जिसमें कि ये प्रारंभ होता है यौवनारंभ से। अगला नर जनन तंत्र में कौन कौन आते हैं? तो नर जनन तंत्र में आता है शुक्राणु, जो कि वृषण से उत्पत्ति होती है और वृषण कोष से होता है। अगला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि लड़कों में होता है और ये यौवनारंभ का लक्षण नियंत्रण करता है। यहाँ पे शुक्राणु का मोचन किया जाता है शुक्रवाहिका से, जो कि तरल अवस्था में होती है और इसमें एक लंबी पूंछ होती है जो कि मादा जननांग की ओर तैरता है। अगला है मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ना, जिसमें कि 2 में एक अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। और जो महीन अंडवाहिका है वो फिलोपियन ट्यूब यानी गर्भाशय में एकत्र होती हैं। अगला है अंडवाहिका संयुक्त होकर गर्भाशय कहलाती है और गर्भाशय ग्रीवा जो कि योनि का रूप धारण करती है। मैथुन के समय शुक्राणु जो कि योनि मार्ग से आता है वो अंडवाहिका में अंड कोशिका के रूप में परिवर्तित होता है और निषेचन के दौरान युग्म नज गर्भाशय में पहुंच जाता है। अगला है भ्रूण को माँ के रुधिर से किस तरह से मतलब कि पोषण प्राप्त होता है? तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। ये जो गर्भ विकसित होता है वो 9 मास में होता है और लैवत संकुचन से शिशु का जन्म होता है। अगला जब अंड निषेचन नहीं होता है तो परत टूटने लगती है और योनि मार्ग से रुधिर और मिकोसा का स्रावन होता है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहा जाता है। इसकी अवधि 2 से 8 दिन होती है। अगला है जनन स्वास्थ्य के बारे में, जो कि बीजाणु से मतलब कि जो रोग होते हैं वो है गोनेरिया, सिफिलिस या फिर जो वायरस संक्रमण से होता है, जिसे कि मस्सा वाटी या फिर HIV एड्स कहा जाता है। यहाँ पे HIV और एड्स का फुल फॉर्म HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस और एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला इसका मतलब कि जनन स्वास्थ्य से किस तरह से मतलब कि इससे बच सकते हैं? तो शिश्न आवरण के द्वारा और या फिर लूप या कॉपर टीका यूज कर और शल्य क्रिया जिसे कि मादक गर्भपात भी किया जाता है।